नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पल पल नई करवट ले रही है। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक के बाद एक बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो भी एनसीपी से निकलकर। कभी शरद पवार के हैं, कभी अजीत पवार के हैं। और ये स्टेटमेंट्स जो उलझे हुए धागे हैं वहां की राजनीति के, उन्हें सुलझाने की बजाय और ज्यादा उन्हें उलझा रहे हैं। अब ऐसे में इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक सुप्रिया सुले ने कहा था, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, कि पिछले अगले 15 दिन में 2 धमाके होंगे, एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में। वो शब्द शायद पूरा होने का समय नजदीक आ रहा है, 15 दिन पूरे होने जा रहे हैं। फिर अजीत पवार के कई स्टेटमेंट जिसमें कहा गया कि मैं तो अभी तुरंत मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं, मैं 2024 का इंतजार क्यों करूं। फिर शरद पवार शायद एक अडानी साहब से मिलते हैं तो फिर कुछ डैमेज कंट्रोल करने की बात करते हैं, विशेष रूप से जब जेपीसी के विरुद्ध बोलते हैं और फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं, मैं अगर विपक्ष चाहता है तो मैं उनके साथ पे हूं। ऐसा लगता है कि एक वक्तव्य दिया जाता है, फिर उसका क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं। और अब जो लेटेस्ट आया है कि महाराष्ट्र में रोटी पलटने का समय आ गया है। आ, अगर रोटी को पलटा नहीं जाएगा तो वो काली पड़ जाएगी, यानी कि सड़ जाएगी। और फिर कहते हैं उसी सेंटेंस में आगे कि ये मेरा आग्रह जो है एनसीपी के नेताओं की ओर है। ऐसा लगता है कि वो एनसीपी के नेताओं को भी कंफ्यूजन की स्थिति में रख रहे हैं, और जो विश्लेषक हैं वो भी किसी निष्कर्ष तक ना पहुंचे। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में उनका प्रभुत्व बहुत है, उनका जाना माना नाम है। लेकिन लाइफ के इस फैग एंड पे आकर शरद पवार शायद किसी दुविधा में फंसे हैं और इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी नाव पर पैर रखा जाए। शायद अभी भी कुछ ख्वाहिशें उनकी बाकी हैं। और उसके साथ ही शिरूर महाराष्ट्र से एक एमपी हैं अमोल कोहले। उनका कहना है कि जयंत पाटिल जो है सबसे फिट हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो एक नया तड़का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अब जयंत पाटिल के नाम पर भी आ गया है अमोल कोहले की ओर से। वो भी एक बड़े एमपी हैं शिरूर से। मसला क्या है, ये कंफ्यूजन क्या है, इसी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। आज पहली बार न्यूज टाइम के मंच से जुड़ रहे हैं एनबीटी वेबसाइट के पूर्व संपादक नीरेंद्र नागर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत गहराई तक समझते हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मित्र डॉक्टर अनिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक। जैन सर, आपका आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर नरेंद्र जी के पास। महाराष्ट्र में जो घट रहा है, मुझे लगता है कि अनुमान ही अनुमान है और हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। और इस कंफ्यूजन को पैदा करने में मुझे लगता है शरद पवार का हाथ बहुत बड़ा है। कहना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली महाराष्ट्र के अंदर, वो क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? सब कुछ तो जिंदगी में उन्होंने हासिल किया है, ऐसा कुछ नहीं जो उन्होंने हासिल ना किया हो। क्या अभी भी कुछ ख्वाब, कुछ इच्छाएं बाकी हैं उनकी, या अभी भी उस राजनीति को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखना चाहते हैं? विवेक जी। जी, दिनेश जी, शरद पवार क्या कहना चाहते हैं, ये वक़्त से पहले कोई ठीक से नहीं बता पाया है। जब उसका वक़्त आया और फिर वो बात अपने आप जब खुलती है, तभी पता चलता है कि शरद पवार शायद ये कहना चाहते थे और हम समझ नहीं पाए। तो ऐसा कुछ शरद पवार जी के बारे में, उनके वक्तव्य के बारे में कुछ भी पहले से कह देना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन चूँकि उन्होंने इस तरह की कोई बात कर दी है, तो उसके ऊपर स्पेकुलेशन होना, उसके बारे में चर्चा होना बहुत लाज़मी है। और उसके क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, इसका भी एक अनुमान लगाना, ये भी बहुत नेचुरल एक जर्नलिस्टिक प्रोसेस का पार्ट है। तो जो देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, एनसीपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात तो सच है। आज जैसे अमोल कोल्हे ने जयंत पाटिल का नाम लिया, जयंत पाटिल और अजीत पवार ये हमेशा ही एनसीपी में नेक्स्ट जनरेशन के दावेदार रहे हैं।
चूँकि अजीत पवार पवार फैमिली से आते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, इसलिए नेचुरली ये माना जाता है कि उनका अधिकार ज़्यादा है। लेकिन जयंत पवार भी उतने ही लॉयल है और उतने ही सक्षम है, ऐसा भी माना जाता है। अब तीसरा एक जो एंगल एनसीपी में है, वो है शरद पवार की बेटी। अ, वो उनका भी कुछ हक बनता है, क्योंकि वो तो सीधी-सीधी शरद पवार की बेटी ही है, तो उनका भी कुछ हक बनता है। तो ये फैमिली फ्यूड के साथ-साथ एनसीपी के बाकी जो नेता हैं, जयंत पाटिल जैसे, तो उनके भी जो स्टेक्स है, वो भी दाँव पे लगे हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात है कि शरद पवार के बाद अजीत पवार, उनके बाद फिर शरद पवार की बेटी, इसी तरह से अगर लाइन लगी है, तो फिर जयंत पाटिल जैसे नेता क्या करेंगे? बाकी जो नेता है उनका नंबर कब लगेगा? इस तरह के सवाल जो है, ये कोई मतलब एनसीपी कोई गांधी परिवार जैसी बात तो है नहीं कि सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि गांधी परिवार ही लीड करे। वहाँ से कोई दूसरी ऐसी आवाज़ ही नहीं आती कि नहीं-नहीं हमको दूसरे कोई चाहिए। लेकिन एनसीपी की वो तो स्थिति नहीं है। एनसीपी में कई एम्बिशियस लीडर है, जयंत पाटिल जैसे लीडर है, वो नहीं चाहेंगे कि भई दशकों तक सिर्फ शरद पवार और उनके बेटे, उनका ही राज चलता रहे और हम सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होम मिनिस्टर इस पद पर बने रहे। तो लॉयल्टी की भी कोई कीमत होनी चाहिए। जयंत पाटिल जैसे नेता जो है, वो कभी एनसीपी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में नहीं गए, बीजेपी के पास कभी नहीं भटके वो। तो ये एक बात है। लेकिन दूसरा जो एक शरद पवार जी का एक कांस्टेंट है, उनके वेरिएबल्स ही ज़्यादा है, कांस्टेंट एक है उनका, वो ये है कि वो कभी बीजेपी के साथ डायरेक्टली सत्ता में शामिल नहीं हुए। मतलब आज की जो बीजेपी है, उससे वो वैसे देखा जाए तो दूर ही रहते हैं। हालाँकि जिस तरह के कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स उनके आते हैं, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं उनको मतलब वो बचकर चल रहे हैं। जिसका सीधा-सीधा संबंध जो है, जो ईडी और तथाकथित जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, उनका जो प्रेशर बनता है, उसके साथ है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बारे में कोई मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि शरद पवार जो है वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ कभी भी अलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र एक ही स्टेट ऐसा है जहां पर मराठाओं ने सत्ता की नींव डाली और उसको बाद में ब्राह्मणों ने हथिया लिया। मतलब पेशवा जो है, पेशवाओं ने अपने हाथ में सत्ता ले ली और ये बात कहीं ना कहीं मराठा जो कम्युनिटी है उनके मन में हमेशा ही बनी रही है। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जो है वो कभी बीजेपी जो एक क्या कहते हैं ब्राह्मणिकल एक पार्टी है, उसके साथ कभी डायरेक्टली अलाइन होंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। अब किस तरह की परिस्थिति बनती है पता नहीं, लेकिन आज जो एनसीपी में चल रहा है, जिस तरह की बातें चल रही कि वो शायद बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार इस तरह का एक आभास निर्माण करना चाहते हैं ताकि बीजेपी जो है हमलावर न हो। शायद केंद्रीय एजेंसियां जो है वो शायद थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे एनसीपी के साथ। हो सकता है कि अजीत पवार इवेंचुअली बीजेपी के साथ चले भी जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि ये केवल एक जिस तरह से 2019 में ड्रामा हुआ था, उससे पहले अजीत पवार जी को जो बहुचर्चित इरिगेशन स्कैम है महाराष्ट्र का, जिसके बारे में बीजेपी ने एनसीपी के खिलाफ बहुत प्रचार भी किया और ये यहाँ तक फडणवीस उस समय कह रहे थे कि हम अजीत पवार को जेल में डालेंगे। इस तरह के भाषण भी उन्होंने किए। उसके बाद उनके साथ सरकार जब 3 दिन की सरकार बनाने की कोशिश की थी, बन भी गई थी, मतलब सिर्फ 2 ही मंत्री थे, शपथ भी ले ली थी। उससे कुछ दिनों पहले उन्होंने उनको इरिगेशन स्कैम में से एक क्लीन चिट दिलवा दिया उसी पुलिस ऑफिसर से, जिसके साथ में फिर बाद में एनसीपी का मतलब अनिल देशमुख जी के साथ झगड़ा हो गया, जो एसीबी के उस समय डीजीपी थे, बाद में मुंबई के कमिश्नर बने। तो क्लीन चिट दिलवाने के बाद फिर अजीत पवार के साथ
सरकार बनाई जो 3 दिन में गिर गई और उसके बाद जो शरद पवार जी ने जो एक मोबिलाइज़ेशन किया था एनसीपी का वो मुझे लगता है एक तरह से मेरे एक ड्रामा जैसा था कि भई ऐसा हुआ है, तो किस तरह से अजीत पवार को वापस लाया जाए। मुझे लगता है खेल पूरा ये था कि क्लीन चिट ले ली जाए, सरकार बनाने का एक ड्रामा किया जाए और उसके बाद वापस एनसीपी में लौटा जाए। ये शायद उस समय एक ड्रामा एनसीपी की तरफ से जिसके मुखिया शरद पवार थे, जिसके डायरेक्टर शरद पवार थे, इस तरह से किया गया, हो सकता है। उसी तरह का कुछ ड्रामा इस बार भी हो सकता है, यही सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि अजीत पवार 3 दिन में सरकार छोड़कर नहीं जाएँगे, वो लंबे समय तक शायद बने रहेंगे, लेकिन उसके लिए उनको एनसीपी से बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर आना पड़ेगा। क्या ऐसा एनसीपी में हो सकता है? क्या 30-40 लोग एनसीपी से अजीत पवार के साथ आकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं? खुद देवेंद्र फडणवीस इस पर कुछ बात नहीं करना चाहते। जब उनको कल पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी बात पर कोई चर्चा नहीं करूँगा जो सिर्फ स्पेकुलेटिव है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो कोई रूल आउट नहीं कर रहा है। सब अपना-अपना कार्ड जिसको प्लेइंग क्लोज टू चेस्ट कहते हैं, उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली अजीत पवार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि बीजेपी साथ चले जाएँगे। लेकिन वो बीजेपी के साथ कितने दिन रहेंगे? क्या वो लोकसभा इलेक्शन के पहले बीजेपी छोड़कर वापस एमवीए में आ जाएँगे? क्या वो असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी को छोड़कर एमवीए में आ जाएँगे? ये भी प्रश्न जो है मेरे ख्याल से ये भी ओपन क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ टिक पाएँगे और हो ना हो, ये पवार फैमिली का एक सबका मिला-जुला खेला हुआ कोई खेल भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने विवेक जी, और इस बीच